अटेम्प्ट एक होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसी अटेम्प्ट में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं और उसी अटेम्प्ट में कुछ 50 बच्चों की टॉप 50 रैंक आती है। तो ऐसा क्या फर्क है कि जो रैंकर फॉलो कर रहा है और एक नॉर्मल बच्चा फॉलो नहीं कर रहा? सीए फाइनल के अंदर मेरी फर्स्ट रैंक के अंदर रैंक नहीं आई। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार सीपीटी पहली बार में निकाल दिया, आईपीसीसी बहुत ग्रुप पहली बार में निकाल देंगे। मुझे तो लगा था मैंने अपने पिक्चर का हीरो। इफ यू आर कमिंग इनटू दिस प्रैक्टिस, सीए वाली प्रैक्टिस, जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर बनाने की, नहीं है। तो वन इज यार मेरे को जो सबसे लैकिंग लगती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर वो यही है कि काफी सारे लोग अभी भी ये मतलब यूज नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो द थिंग इज पहले तो पता होना चाहिए कि यार ये कितना पावरफुल टूल है। मेरा जो काम है, जो मेरे को रिपोर्ट बनाने में पूरा एक दिन लग जाता था, आधे घंटे एक घंटे के अंदर बढ़िया तरीके से, और आप उसकी इम्प्लीकेशन देखोगे ना, इम्प्लीकेशन ऐसा लगा कंपनी बंद हो जाएगी, आपने छोटी कंपनी बंद करवा देगा वो। हेलो एवरीवन, तो इस बार हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू ये ट्राई किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स या वो लोग जो अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं, उनको एक पर्टिकुलर रोड मैप दे पाए। एआई टूल्स के साथ साथ ऐसी वो कौन सी स्किल्स हैं जो बहुत बूमिंग और मोस्ट डिमांडिंग है। आज के हमारे गेस्ट सीए तुषार मक्कड़ सर, जो कि एक सक्सेसफुल सीए होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपनी फाइनेंस और टेक की नॉलेज को मिक्स करके एक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन देना चाहते हैं, एक चेंज देना चाहते हैं। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया रोहक, आप बताओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। माय प्लेजर। थैंक यू सर। तो सर जैसे आपने अपनी बताया कि मेरी सीए के अंदर फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 47 आई, तो मेरा इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि अटेम्प्ट एक होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसी अटेम्प्ट में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं और उसी अटेम्प्ट में कुछ 50 बच्चों की टॉप 50 रैंक आती है। तो ऐसा क्या फर्क है कि जो रैंकर फॉलो कर रहा है और एक नॉर्मल बच्चा फॉलो नहीं कर रहा, और ऐसी क्या 3 स्ट्रैटेजीज है जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि उनकी भी रैंक आ पाए? चलो, अब इसके अंदर ना एक आपको एक चीज बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। सीए फाइनल के अंदर मेरी फर्स्ट रैंक के अंदर रैंक नहीं आई। अच्छा। ये आ गया ना मोड, एक नया कहानी में। सो मेरी जो रैंक थी वो सेकंड अटेम्प्ट में थी। अच्छा, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में रैंक आ सकती है? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में रैंक आ सकती है, प्रोवाइडेड आपका पहले अटेम्प्ट में एक भी एग्जामिशन नहीं थी। ठीक है। और सेम मेरे साथ मैंने पेपर दिए पहले, मतलब पूरे शिद्दत के साथ पेपर दिए, और ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार सीपीटी पहली बार में निकाल दिया, आईपीसीसी बहुत ग्रुप पहली बार में, फाइनल में निकाल देंगे। मुझे तो लगा था मैंने अपने पिक्चर का हीरो। जो मैं चाह रहा हूँ वही होगा। तो मैंने कहा यार आर्टिकलशिप भी ठीक ठाक हो गई थी, लग गई थी। तो मुझे लगा था यार फाइनल भी निकाल ही देंगे, बट आई वॉज रॉन्ग, है ना। और वो मुझे सेटबैक तब मिला जब मैं दोनों ग्रुप के अंदर फेल हुआ और एक में भी एग्जामिशन नहीं। और मेरे मार्क्स पता कैसे थे? इस तरीके से 58, 59, 57, और 2 पेपर के अंदर 38 और 20 और 30 कुछ। तो मतलब दोनों तरफ से रह गए, 40 भी नहीं बन पाए और एग्जामिशन भी नहीं आ पाई। तो जब आप इस तरीके से फेल होते हो ना, तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मतलब कि जो वो फेलियर होता है ना, आप पता क्या यही सोचते हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। एक में एग्जामिशन आ जाती है, 7 पेपर देने पड़ते। ठीक बात है ना। और मैं उस समय भी यही सोच रहा था, मैंने कहा यार एक में 60 आ जाते तो पेपर मेरे कम से कम एक पेपर कम हो जाता ना मेरा। लेकिन डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था। हाँ, तो वही है डेस्टिनी अगेन। तो मैंने कहा यार अगर 60 एक में आ जाते तो 7 पेपर देने पड़ते। उस समय पे ये माइंड में चलता है, और मैं यही सोचते पूरी मतलब उस समय पे इतना टेंशन में रहा। फिर अगेन मतलब मैंने अपने दोस्त को कॉल करी जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि भाई मतलब कि फेल हो गया, ठीक है। तो कह रहा कि अब टेंशन मतलब मूवी देखते हैं। तो वो मेरे घर पर आया, मूवी देखी पहले तो। उसके बाद बट जब मैं अगले दिन सुबह उठा 5 बजे, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया अगेन दोबारा, ठीक है। तो वो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अगेन, मतलब मैंने स्ट्रेटेजीज ऐसी बनाई जिससे मेरी ऑल इंडिया रैंक, अब यहाँ पे 3 महीने मिलते हैं हमें, ठीक है। 3 महीने मिलते हैं, 3 महीने के अंदर आपको पहली बात तो बंदा सोचता है पास से फेल और फेल से पास, ठीक है। तो मेरा भी थॉट प्रोसेस वही था, रैंक का नहीं सोचा था। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मैंने ना, मतलब मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजी मैंने बनाई पहली बार थी। मैंने पहले जो चल रहा था ना, पहला टाइम जब मैंने दिया था बिना स्ट्रेटेजी के चल रहे थे, ठीक है। मतलब कुछ नहीं पता, ठीक है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आ गया, इसको दे देंगे, एसएफएम का पेपर आ गया, इसको दे देंगे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, चल रहे हैं बस। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई। अब स्ट्रेटेजीज क्या थी, जैसे
अब मैंने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसको अपनी आवाज के अंदर ना रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा। अच्छा। सो क्या करता था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या थी मेरी स्ट्रेटेजी कि जो लॉ या फिर जो ऑडिट थी, मैंने जैसे लॉ को क्या करा, पूरे जो मोटी वाली बुक होती है, ठीक है, उसको उससे पहले मैंने पढ़ा। ठीक है, हैंड बुक्स, आई थिंक बोलते हैं हैंड बुक। देन उसके बाद, क्योंकि अभी यार इतना टाइम हो गया ना वो पढ़ाए हुए, तो हैंड बुक से मैंने पहले पढ़ा उसको। देन उसके बाद उसी की कोई छोटी नोटबुक आती है, ठीक है, हैंडबुक बड़ी वाली। हैंडबुक से क्या होगा, आप डिटेल में समझ लोगे चीजों। ठीक है। अब हैंडबुक से मैं नोटबुक पर आया उसी दिन, मतलब सेम चैप्टर का उसी दिन मैं हैंडबुक से नोटबुक पर आया। ठीक है। अब वो नोटबुक से, मतलब समझो नोटबुक ना छोटे क्रिस्प में लिखा होता है। अब क्या है, अब आपने जब हैंडबुक से नोटबुक पर आए और एक चैप्टर को आपने एक साथ पढ़ा, तो अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो उस दिन डेवलप हुई है, आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे टिल द टाइम यू आर गोइंग फॉर योर एग्जाम, लॉ का एग्जाम या जो भी आप थ्योरी एग्जाम के लिए यू आर गोइंग फॉर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा टू रिटेन दैट मेमोरी, है ना, जो आपने उस दिन पढ़ी है। आपको किस तरीके से मतलब वो आपको कुछ बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपनी आवाज के अंदर ना 15 से 20 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। और सारे कीवर्ड्स बोले उसके अंदर। ठीक है। और सारी चीजें, मतलब, और विद पिच मॉड्यूलेशन, मतलब कि ऐसा नहीं सिर्फ आप नॉर्मली बोल रहे हो, मतलब रोते हुए कि आ डिविडेंड इज अ चैप्टर, ऐसे तो तुम भी नहीं सुनोगे उसके बाद, दूसरी बार में तुम भी नहीं सुनोगे। बट अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ बोलोगे ना, हिंदी में बोलो लेकिन उसको इंटरेस्ट के साथ बोलो, मतलब जो भी उसमें कीवर्ड्स है उसको इंग्लिश में बोलो ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन जो आप पूरा सेंटेंस बोल रहे हो आप उसको हिंदी में बोलो, और विद सम, मतलब होता है ना, मजे लेकर, थोड़ा सा एनर्जी के साथ, और थोड़ा सा पिच मॉड्यूलेशन, उसके गाने बना दो, कुछ भी बना दो, बट वो 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो, और अब कहीं पर भी तुम हो तो तुम उसको सुन सकते हो। ठीक बात है। तो मैंने सिर्फ जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, वो सिर्फ मैंने एक बार पढ़े थे, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे लॉ का था मेरा, वो मैंने 4 से 5 घंटे में पूरा रिकॉर्ड करा हुआ। अच्छा, पूरा सिलेबस? हाँ, इसका पूरा सिलेबस मेरा 4 से 5 घंटे में रिकॉर्डेड था। ऑडिट मेरा पूरा 4 से 5 घंटे में रिकॉर्डेड था। अच्छा। अब मुझे, आप सोचो, एग्जाम से एक दिन पहले पूरा रिवाइज करना है लॉ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। इवन उसके बाद आरटीपी एमटीपी जो चलती है, अभी भी चलती है, तो वो सब भी इवन मैं करके गया था उसके बाद, मतलब वो सुना, उसके बाद आरटीपी एमटीपी, मतलब सब कुछ आप तैयारी करके उसके बाद। ठीक बात है। इसका में मेरे को याद है मेरे 28 थे पहले अटेम्प्ट के अंदर, देन सेकंड अटेम्प्ट में 56 थे। अच्छा। इसका वाज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना आपको कहीं ना कहीं रट्टा मारना है, पॉइंटर रट्टा मारना है। बट वो मैंने उसको अपनी आवाज के अंदर उस तरीके से चीजें कर ली थी कि जब मैंने सुना उसको तो मेरे को रिवाइज हो गया, वो कान में पड़ रहा है ना, आपके पॉइंटर आपके कान में आ गए एक दिन पहले एग्जाम से पहले आ गए। बिल्कुल ठीक बात। सो इस तरीके से मैं अपनी तैयारी प्रैक्टिकल के अंदर मैंने क्या करा था, जैसे मैं अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट्स के अंदर मैंने जैसे होल्डिंग कंपनी है, अभी भी होल्डिंग कंपनी, ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी के 100-150 क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है। अब वो 100-150 जो क्वेश्चन है, अब आप एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते, और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पेपर में। तो मैंने क्या करा था लेकिन आप ना कोई भी चैप्टर देखोगे, चाहे होल्डिंग हो गया, कोई भी चैप्टर आप देखोगे, तो उसकी ना एडजस्टमेंट जो होती है वो मोटी मोटी सेम ही होती है, बस 1-2 एडजस्टमेंट अलग होती है और सबको सेम रहेगा। तो मैंने ना एक मास्टर क्वेश्चन बना लिया था। अच्छा। दो मास्टर क्वेश्चन बनाए थे, जैसे होल्डिंग कंपनी का चैप्टर वाइज, ठीक है, जैसे होल्डिंग कंपनी के 2 मास्टर क्वेश्चन मैंने बनाए। अब उस मास्टर क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी एडजस्टमेंट डाल दी, ठीक है, और उसको सॉल्व कर दिया। जब सॉल्व करा, जब मैंने होल्डिंग कंपनी के एक बार 100-150 क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए, क्योंकि वहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी। अब मेरे से, मतलब जब 100-150 आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो ना, तो क्या कहते हो आप, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कुछ भी लेकर आप दोस्त को कॉल करते हो, भाई कोई खतरनाक सा क्वेश्चन है तो बता मेरे को। सो उस समय पे जब आपकी वो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तब आप उसको सॉल्व करोगे। तो मैंने वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने रख लिया अपने पास। अब आप सोचो, एक दिन पहले जब एग्जाम है, उससे पहले वो उसको आप सॉल्व करोगे 2 क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। ठीक बात है। आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करे आपने, आपकी जिंदगी सफल है। और उसके बाद आपने उसको सॉल्व भी करके रखना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करके रखना पड़ेगा? क्योंकि वो बहुत आपने इतना टिपिकल क्वेश्चन बना दिया है, ठीक बात, बहुत टिपिकल क्वेश्चन बना दिया है आपने, ताकि आपको खुद भी पता हो कि मैंने इसमें क्या एडजस्टमेंट मारनी है, किस तरीके से मारनी है। सो वो मैंने अकाउंट्स के अंदर करा था। देन फॉर एसएफएम अगर मैं बात करूं, या अकाउंट्स का था, एसएफएम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना प्रैक्टिकल के अंदर आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और मैं ये बोलूंगा कि हर कोई ना स्ट्रेटेजी सेम स्ट्रेटेजी नहीं रख सकता, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, राइट।
तो बट जो जितने लोगों ने अभी तक मेरी स्ट्रेटेजीज फॉलो करी, और मेरे दोस्त जितने फेल हो रहे थे, ठीक है, उन्होंने जितने लोगों ने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है उन सबका भला हुआ है। अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इवन मतलब ये चीज मैंने यूट्यूब पे भी बताई काफी लोगों को, तो उसके अंदर भी मतलब काफी लोगों का मेरे मैसेज आया कि सर आपकी वो स्ट्रेटेजी थी, काफी टाइम से फेल हो रहे थे, तो मतलब इट वाज रियली स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब किस्मत भी एक पार्ट होता है, लेकिन स्ट्रेटेजी से चलना भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से भी। एग्जैक्टली। तो जैसे मैं एसएफएम का आपको बता रहा था, एसएफएम में ना इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हो रहा है। तो मैंने ना फॉर्मुलेस जितने भी एसएफएम में फॉर्मुलेस होते हैं उनका सबका डेरिवेशन लिखा हुआ था। ठीक है। कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे। आप रट्टा मत मारो उसको। एसएफएम के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसका डेरिवेशन समझो, कि यार जैसे ब्लैक स्कॉल्स मॉडल है, अगर आपने इनकेस पढ़ा हो, बहुत खतरनाक फॉर्मूला। तो लेकिन अगर आप उसका डेरिवेशन समझोगे ना कि यार ये बना कैसे, तो आप जिंदगी भर नहीं बोल पाओगे। ठीक बात। हाँ, जिसका बेस जान लिया आपने उसके बाद उसने बोल सकते हैं। राइट। तो वो चीज होती है। तो मेरे हिसाब से आप एसएफएम का मैंने क्या कर रखा था, जितने भी फॉर्मुले थे उसका डेरिवेशन कर रखा था ताकि वो रिटेन रहे मेरे बैक ऑफ द माइंड। तो ये चीज थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डीटीआईडीटी, या डीटीआईडीटी आई थिंक इट्स प्योरली लॉजिकल थिंग, है ना। और वो जो है आपको कॉन्सेप्चुअली, जब मतलब इंस्टेड ऑफ कि सेक्शन के अंदर रट्टा मारो, उसको कॉन्सेप्चुअली समझो कि यार अगर उसमें डीटी में अगर कोई चीज सेक्शन बना है तो उसका लॉजिक पर्पस क्या है, मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे बनने के पीछे। ठीक है। मतलब ये खर्चे अगर डिसअलाउ हो रहे हैं तो रट्टा थोड़ी मारना है, मेरे को पता चल जाएगा यार ये खर्चे क्यों डिसअलाउ हो रहे हैं। कैश पेमेंट अगर मेरी ऊपर होगी यार, मतलब समझ में आ रहा है ना कि यार कैश पेमेंट अगर मेरी ऊपर हो रही है मॉड्यूलेशन के लिए हुई है। तो आपको उस तरीके से लॉजिकल तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। एंड आई थिंक अगर आप लॉजिकल तरीके से सोचोगे तो वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। तो ये चीज थी मेरे हिसाब से जो मैंने। तो सर सीए के अंदर सेटबैक भी सबसे बड़ा वही था फाइनल में जो लगा, या फिर कुछ और भी था कि सीए जनने के थ्रू की एक मेजर सेटबैक या फेलियर लगाओ जिसके बाद एक बार आप बैठ गए कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए था? यार जब मेरे सेटबैक जो मेरे साथ जो मेरे को लगा ना, विच वॉज जब मैंने सीए इंटर के अंदर बोथ ग्रुप क्लियर करे थे और आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को बिग 4 मिल जाएगा। या बड़ी फॉर्म मिल जाएगी। अच्छा। बट क्या होता है ना कि चैलेंज सबसे बड़ा क्या आता है, जब आप उस आर्टिकलशिप के लिए जब मैं अप्लाई कर रहा था तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न उस समय पे, मतलब आई डोंट नो कि अभी कितना क्या चलता है, वॉज कि सबसे पहले तो यार मैं बोलूंगा मेरी रिज्यूमे ड्राफ्टिंग बहुत घटिया थी। मतलब मैंने यार मेरे साथ तो ये था उस समय पे जब मैंने कंप्यूटर भी ढंग से नहीं चलाया था, तो मैं साइबर कैफे वाले से जाके मैंने रिज्यूमे बनाया था। ऑनेस्टली बताऊं तो आज तो ये है सबके पास। तो मैंने साइबर कैफे वाले से जाके बोला कि भाई मेरा रिज्यूमे बना दे, उसने मेरे को बना के दिया। अब आप सोचो कि हाँ नहीं समझ सकता हूँ, कैन यू एक्सपेक्ट कि यार वो तुम्हारा ऐसा रिज्यूमे बनाएगा तो बिग 4 आपको एक्सेप्ट कर लेगा। राइट। तो मेरे पास कॉल ही नहीं आई बिग 4 से। अच्छा। और काफी जगह पे जहां पर मैं देने गया तो वहां पर कई जगहों पे तो ये था कि क्या आप, क्योंकि हमारा जो स्टाइपेंड होगा इट विल बी 2000 3000 4000, तो क्या आप सस्टेन कर पाओगे इस अमाउंट के ऊपर, है ना। क्योंकि दे न्यू कि यार गवर्नमेंट स्कूल से है, ठीक है, कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उनको वो लगा कि यार पता नहीं सस्टेन कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। काफी सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा सर इसमें स्टाइपेंड में कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब काफी सारी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो ऑनेस्टली बताऊं मेरा 15 से मिनिमम 15 जगह पे मेरा रिजेक्शन हुआ। अच्छा। स्टार्टिंग में ड्यू टू मतलब वेरियस रीजन। और मतलब मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो एक मेरा टॉप 10 सीए फर्म में एक इंटरव्यू था, मैं अपने फ्रेंड को लेकर गया हूँ साथ में, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मैं बता रहा था, तो उसको मैं लेकर गया साथ में। मैं क्योंकि इतना मैं जा ही नहीं पा रहा था, और मैं घुसते ही पता मेरा 6 बजे इंटरव्यू था शाम में, एंड तो ऑब्वियसली मतलब 6 बजे इट्स इवनिंग, है ना। तो मैं घुसते मैंने बोला कि सर गुड नाइट। मतलब ये था, इतना आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब आप एक बार मल्टीपल इतने रिजेक्शन मिलते हैं, है ना। और क्योंकि आपने तो सोचा था आपके बोथ ग्रुप क्लियर है ना, आपसे तो बेटर कोई है नहीं। ठीक बात है। लेकिन आपको पता चलता है मार्केट के अंदर इट्स नॉट लाइक सिर्फ आपके बोथ ग्रुप क्लियर है ना। जब आप बिग 4 के लिए आते हो उनके पास 1000 तरीके के आपसे बेटर कैंडिडेट हैं, है ना। दे हैव समवन हु हैड डन देयर कॉलेज फ्रॉम लाइक एसआरसीसी, है ना, या फिर जो भी रेगुलर कॉलेजेस हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि यार सिर्फ बोथ ग्रुप क्लियर काफी नहीं है, कहीं ना कहीं रेफरेंस का भी गेम होता है ना। रेफरेंस मतलब मैं बोलूंगा कि जब आपका सिर्फ रेफरेंस उतना काम करेगा आपको सिर्फ इंटरव्यू में बैठाने तक का, ठीक है। लेकिन अगर यार रेफरेंस भी भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मतलब मान लो किसी बड़े लेवल के किसी पार्टनर का लगा है, तो वो तो
सीधा डायरेक्ट उसका सिलेक्शन होगा, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए जाए। ठीक बात है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट इतना पार्टनर वाला जो रेफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अब जैसे जो लोग देखेंगे वो बोलेंगे यार फिर हम क्यों दें इंटरव्यू, है ना, अगर रेफरेंस ही होना है तो। ऐसा नहीं है, सारे रेफरेंस से होंगे। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। तो कुछ होंगे चुनिंदा जो रेफरेंस के थ्रू होंगे, और जो कुछ ऐसे होंगे रेफरेंस के थ्रू सिर्फ वो जाकर इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ आगे का जो होगा वो डिपेंड करेगा उनकी स्किल्स के ऊपर। तो वो चीज थी। तो हाँ, मैं वही आपको बता रहा था कि जैसे बिग 4 सेटबैक मिला गया यार, सिर्फ वही काफी नहीं है बोथ ग्रुप क्लियर होना। तो फिर जब 15 इंटरव्यूज में मेरा रिजेक्शन हो गया था, और मतलब मैं तो बोलूंगा उससे पहले ही मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार कि चल क्या रहा है, करना क्या है। अब तो बहुत ग्रुप हो गए। तो और प्लस क्या होता है ना, मतलब मैं ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया काफी सारे जो रीजंस थे मेरे साथ, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो वहां पर, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना। और मेरे साथ क्या था कि आप अब मेरी लास्ट ईयर ही 12th क्लियर हुई है, एंड देन नाउ आई एम इनटू सीए फाइनल, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है कि आपका ना वो जो आपका पहनने का तरीका और वो सब अभी स्कूल वाला ही होता है, बन रहा होता है, वो बेसिकली स्कूल वाला ही होता है, और वो गवर्नमेंट स्कूल वाला ही था। ठीक है, मतलब ठीक है। मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें मेरे को याद है मैं टाई यहाँ तक लटका के गया हूँ। अच्छा। पैंट बिल्कुल टाइट। तो मतलब ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, है ना। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता हो कि यार ये सब चीजें नहीं करनी। और सीए के अंदर मैं बोलूंगा 80-90% जो जनता होती है वो अंडर प्रिविलेज होती है ना। ठीक बात है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब आप सीए से या फिर जो सीए आर्टिकल, उनसे आज भी मैं बात करता हूँ जो रिसेंट जो सीएस होते हैं, है ना, जो रिसेंटली क्वालिफाइड होते हैं या जो आर्टिकल्स होते हैं, तो उनके पास मतलब कम्युनिकेशन का लैक रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो बोल ही नहीं पाते, अपने को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, ठीक है, बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ या तो अपने जगह पर जहां पर भी है उस काफी मतलब वो ओपन अप नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है। और उनको या तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या जो भी रीजन है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके थ्रू जो मैंने चीजें बताई, आई थिंक सबसे वन ऑफ द की टू क्लियर एनी इंटरव्यू इज कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना तो आप कुछ भी कैसे भी बोलो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक बात है, ठीक है। अगर आप बोलोगे ना कि सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू वंस once I will read on this topic, then I will get back to you, या फिर I will learn once I will join your organization, इस तरीके से कुछ भी बोल दोगे ना, आप ये भी बोल दोगे मुझे नहीं आता, तो भी वो आपको द पॉइंट इज द की इज कि कितना कॉन्फिडेंट हो आप उस समय पे, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनी इंटरव्यूअर, तो कितने कॉन्फिडेंट हो, तो वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द की इज, मैं सबको ये चीज बोलता हूँ, कॉन्फिडेंट रहो, और बस वही है। ठीक। तो ये सेटबैक जो आपका आंसर क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने जवाब दे दिया। सेटबैक जो मेरे लिए था, सबसे मेजर सेटबैक ये था मेरे लिए कि करने के बाद भी नहीं हो पाया। और मैं उस समय ना, आप अगेन मतलब जब आप बैठे होते हो ना, आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, तो आप पता क्या ये सोचते हो कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हाँ, है ना। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। बट मतलब आज अगर मैं सोचता हूँ, रियलाइज करता हूँ, क्योंकि आज तो यार मैं कितने मतलब जब व्हेन आई वाज इन पीडब्ल्यूसी या बीडीओ, तो कितने आर्टिकल के साथ काम कर चुका हूं, ठीक है। तो मुझे रियलाइज होता है कि यार मैं तो कितना पीछे था इन लोगों से, है ना। तो मुझे क्यों सेलेक्ट करते वो ओवर देम, है ना। तो उस समय पे फिर आपको रियलाइज होता है, अब मुझे रियलाइज होता है कि यार गलती मेरी थी, उनकी गलती नहीं थी। गलती आपकी अपनी सर, गलती कंडीशंस की थी, जो भी है, गलती शुरुआत की थी। सबकी जर्नी अपनी होती है बेसिकली, कोई मतलब किसी को कह नहीं सकते कि मतलब आपकी जर्नी कहीं और सी थी और आप आज जहां पर हो वहां बहुत सारे बिग 4 वाले भी नहीं है, जिनको आप डायरेक्टर्स कह लो या फिर सीनियर मैनेजर्स कह लो, वो आज वहां उस पोजीशन पे नहीं है। तो सबकी जर्नी मेरे को लगता है कि रिटर्न है, और वो बहुत अच्छी रिटर्न है। तो मेरे को ये चीज है थोड़ा सा। एंड इसमें चलो मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। वहां पे जब मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट आई वाज मतलब यंगेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट लेकिन जब मैं 3 साल का था तो मुझे मैनेजर पोजीशन ऑफर हो गई थी, एक बिग 6 फॉर्म से। और जनरली 5 साल लगते हैं मैनेजर, मिनिमम। और मेरे को 5 साल के अंदर सीनियर मैनेजर पोजीशन ऑफर हो गई थी बिग 4 में से, राइट। तो मतलब आप सोच रहे हो जो आर्टिकलशिप ऑफर नहीं कर रहे हो, वो मेरे को फास्टेस्ट मैनेजर और सीनियर मैनेजर बना रहे हैं। ठीक बात। तो आपकी जर्नी कब चेंज हो जाएगी, एक ही पॉइंट होता है, वो बेसिकली एक ही पॉइंट होता है।
तो सर मुझे पूछना है कि जैसे आजकल की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं कि अगर आप 10% भी फोकस करते हो ना अपने काम पे तो आप 99% लोगों से वैसे ही आगे हो। तो ऐसी कौन सी 3-4 वो हैबिट्स हैं जो कि यूथ को फॉलो करनी चाहिए अगर उन्हें छोटी एज में सुपर सक्सेसफुल बनना है तो? यार मेरे हिसाब से 3-4 तो नहीं, बट वन ऑफ द हैबिट इज कंसिस्टेंसी। जो भी आप कर रहे हो ना वो आप कंसिस्टेंटली करो, और अगर थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ोगे ना उस काम के अंदर तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अचीव। तो वन ऑफ द की जो मेरे को लगता है वन ऑफ द की स्किल इज कंसिस्टेंसी। मैं स्किल बोलूं या फिर मैं बोलूं कि यार अगर कोई डम बंदा भी होगा ना वो एक ही काम के अंदर लगा रहेगा कि यार ये मेरे को करना है वो उसके अंदर भी एक्सपर्ट बन जाएगा। बट लेकिन अगर आप 10 जगह पे भागोगे यार मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, जो ऑनेस्टली मेरे साथ भी होता है, ठीक है, मतलब कि अभी तो ठीक है, मतलब यू विल बी नोइंग मी या फिर जो ऑडियंस है कि यार ऑडिट का बंदा है ना, ऑडिट के अंदर ही हैज दैट एक्सपर्टीज, ठीक है, एंड आई लव ऑडिट, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार इधर भी जा सकते हैं क्या, उधर भी जा सकते हैं, बट जो मेरे को ऐसा लगता है वन ऑफ द थिंग जो मेरे को रियलाइज हुआ है, जैसे अब यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने कभी भी कोई इतना टाइम नहीं दिया, अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा, ठीक है। अब अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना इंस्टाग्राम के ऊपर, इट हार्डली टेक्स, मतलब मेरे को बनाने में, क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे को कंटेंट नहीं बनाना, मेरे को जो दिमाग में आया वो मेरे को डालना है, ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो मैं सिर्फ ये है कंसिस्टेंसी है, ठीक है, हफ्ते में 2 डाल दी, ठीक है, और मेरी वीडियो बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं मेरे को, अच्छा, हार्डली 10 से 15 मिनट, एंड विद इवन आप देखोगे उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता है, ठीक है, नीचे टेक्स्ट होगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि भाई इतना टाइम ही नहीं है। सो द पॉइंट इज मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो जो उसी वीडियो पे आप देखो 50,000 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि आप उसको मतलब कितने परफेक्शन के साथ कर रहे हो, ठीक बात है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे ना मैं बिल्कुल परफेक्ट डालूंगा वीडियो, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं डाल, मतलब ये मेरी साइकोलॉजी, मतलब है ना, तो मतलब रेदर की यार मैं बिल्कुल परफेक्ट होके चीज करो उसको, स्टार्ट करो, ठीक बात है। नहीं सर, मेरा भी यही था पहले ना माइंडसेट, जब मैं शुरू नहीं कर रहा था ये सब चीजें, तो मेरे को भी यही था कि मम्मी में एक बार ना परफेक्ट चीज बन जाएगी ना तभी मैं डालूंगा, ताकि उसमें एकदम से व्यूज आ जाए। और मेरी मम्मी ने भी ये बताया कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना, पहली खराब बनेगी, दूसरी खराब बनेगी, तीसरी बेटर बनेगी, क्या पता तेरी पहली 2 में ऑडियंस कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगी, उसको क्यों छोड़ रहा है। तो मैंने इसलिए स्टार्ट करा डालना कि नहीं, जीरो से स्टार्ट तो जीरो से करना पड़ेगा ना, आप एकदम से 100 पे थोड़ी पहुंच सकते हो, सबसे बड़ी चीज यही थी, राइट। और सबसे जैसे अब वन ऑफ द थिंग इज, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था, मैंने सबसे पहले, मेरा एक और चैनल है, मतलब विद द नेम ई-टेक सपोर्ट, जिसको किसी को नहीं पता, ठीक है, मैंने पहले बनाया 2020 के अंदर, कोविड के समय, तो उस समय में मैंने चैनल बनाया, और वो जो चैनल है, मतलब अभी तो मैं उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा, बस ऐसे ही डेड पड़ा हुआ है, मतलब उसपे भी 20,000 अराउंड सब्सक्राइबर, अच्छा, तो बट द पॉइंट वाज कि मैं अगर आज उसकी वीडियो देखता हूँ ना, और मतलब देखी मैंने वीडियो और ऑनेस्टली डिलीट मार उस समय की वीडियो, क्योंकि मैं अटक के बोल रहा हूँ, ठीक है, इतने पॉज ले रहा हूँ बीच में, ठीक है, पता नहीं कहीं भूल जा रहा हूँ, लग रहा है कहीं सोचने लग गया मैं बीच में, और उसको भी डाल दिया, तो वो चीजें हैं। तो फिर मैंने रियलाइज, मतलब द पॉइंट वाज कि अगर लेट्स से मैं आज बिल्कुल परफेक्शन के साथ स्टार्ट करता तो मतलब पहली बार स्टार्ट कब करता, आज में स्टार्ट करता, तो यार मेरे को कैसे पता परफेक्शन है वो, क्या पता अभी और आगे कितना परफेक्शन होने वाला है, राइट, ठीक बात। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द की जो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिना टाइम दिए भी, मतलब अभी मेरे अगर मैं देखूं अप्रोक्स 1.5 lakhs फॉलो कर रहे हैं, एंड दोज आर नॉट नॉर्मल पीपल, दोज आर मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिकल्स, राइट, प्रोफेशनल्स हैं, मतलब वो सीए स्टूडेंट्स भी नहीं है, अभी आप ऑडियंस देखोगे, दोज आर नॉट सिर्फ सीए स्टूडेंट, दोज आर सीए आर्टिकल्स या चार्टर्ड, तो दोज आर फॉलोइंग मी, सो तो मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेरे को बिल्कुल परफेक्शन के साथ आप डाल रहे हो। तो 3-4 की जगह मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा जो मुझे पर्सनल लगता है, कंसिस्टेंट रहो, छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ो, है ना, कंसिस्टेंट रहोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। सर मैंने देखा कि आपने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो में बताया कि आपने अपनी साइनिंग छोड़ दी है, बेसिकली आपने अपनी प्रैक्टिस साइड कर दी है और प्रैक्टिस अभी बंद कर दी है। तो मेरे को पूछना था कि जैसे हम सीए कर रहे हैं तो हमारा गोल होता है या तो हम जॉब करेंगे या फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस हर एक बच्चे का, सीए करने वाले का सपना होता है, बट आपने बोल्ड स्टेप लेकर उस चीज को छोड़कर आपने कुछ और स्टार्ट करा, तो क्या माइंडसेट था उस टाइम पे और क्यों छोड़ा वो चीज? क्या मतलब इनफ रेवेन्यू नहीं आ रहा था या फिर आपका मन नहीं था वो करने का इसलिए आपने चेंज करा? यार ऑनेस्टली मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज, आप ना उसको जब तक आप प्रैक्टिस के अंदर ना, एज ऑफ नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, आप जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होगे ना प्रैक्टिस के अंदर, चीजों के अंदर, तब तक आप उसको बड़ा नहीं कर सकते। और ठीक बात है। आप कितना बड़ा कर लोगे इस प्रैक्टिस को? तो और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मैं तो ये अपनी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, इफ यू आर कमिंग इनटू दिस प्रैक्टिस, सीए वाली प्रैक्टिस, जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर बनाने की, नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। जीएसटी इनकम टैक्स में ऑलरेडी जो पुराने सीएस हैं उन्होंने काफी अच्छी मार्केट क्रैक करी हुई है, होल्ड है उन लोगों का। और जो आपके पास लोग आएंगे भी सही, ठीक है, वो आपके साथ नेगोशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा नेगोशिएट करेंगे। और लेट्स से आप अगर बिग फोर से हो, ठीक है, बिग फोर से हो, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1-1.5 लाख रुपए तो होगा महीने का मिनिमम, ठीक है, मिनिमम इतना तो होगा आपका 1-1.5 लाख रुपए, या कहीं इंडस्ट्री में भी हो 1-1.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट होगी। तो सबसे मतलब वो कॉस्ट निकालना डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, है ना, जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। बट इन केस इफ यू आर प्लानिंग कि जैसे लेट्स से आप बोलते हो कि यार मैं जीएसटी इनकम टैक्स से सिर्फ क्लाइंट पकड़ूंगा, ठीक है, ताकि मेरा घर चलता रहे, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आई विल फोकस ऑन सम स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है, जैसे सीएफओ एडवाइजरी सर्विसेज हुई, यूएस क्लाइंट को पकड़ना है, ठीक है, बाहर के जहां पर जैसे जीसीसी की आजकल बात चल रही है, ठीक है, मतलब बाहर का काम इंडिया में लेकर आना है, ठीक है, तो उन सब में पैसा है ना, डॉलर में पैसा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, तो क्योंकि मैं भी मैनेज करता हूँ यूएस क्लाइंट, तो वो काफी मजा आता है उसके अंदर, आपको अच्छा पे मिलता है, अच्छा टाइम पे में मिलता है, अच्छा मिलता है, टाइम पे मिलता है, राइट, मिलता है, अच्छा पे मिलता है, ठीक है, तो वो सब चीजें होती है। तो नाउ, और मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब प्रैक्टिस को उस हिसाब से ग्रो करना, मतलब एक समय के बाद मेरे को लगा कि यार उस हिसाब से ग्रो करना और उस लेवल पे पहुंचाना जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि यार इस लेवल तक मेरे को पहुंचना है, लेट्स से इस लेवल मतलब XYZ लेवल पे मेरे को पहुंचना है, तो मुझे लगा कि यार नहीं, इससे पॉसिबल नहीं है, तो मुझे लगा कुछ और स्टार्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्कस्पेस टूल। तो व्हाट इज वर्कस्पेस टूल, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो वर्कस्पेस टूल के अंदर क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी बिजनेस ऑनर्स हैं उनको गाइड करना कि उनके लिए कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नाउ एज ऑफ नाउ we are more focusing on AI tools, ठीक है। The reason is क्योंकि AI का जमाना है, future is AI, तो we are focusing कि जो AI tools हैं, है ना, मतलब हम एक प्लेटफॉर्म बनाया वर्कस्पेस टूल के नाम से, अब उसके ऊपर हमने काफी सारे सॉफ्टवेयर लिस्ट करे। नाउ वी आर गाइडिंग टू द बिजनेस पीपल कि भाई तुम्हारे लिए ये सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, तुम इस एआई को इसके साथ इंटीग्रेट करोगे तो इसलिए तुम्हारा ये बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो ये बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को तुम्हें यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, वो सब जो चीजें हैं वो सब मैंने सोचा, क्योंकि द थिंग इज मुझे लगता है यार देखो एआई सॉफ्टवेयर तो मैं बना नहीं सकता, ठीक है, स्किल्स तो है नहीं वाली, और आप वो को फाउंडर ढूंढना उस थॉट प्रोसेस का, वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब जल्दी से नहीं मिल सकता। और अगर आपको लगता है ना कि यार को फाउंडर, तो मतलब काफी सारी वेबसाइट आपको मिलेगी को फाउंडर ढूंढने के लिए, आप तो गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी आपको, लेकिन यार वो जब तक आपका टच नहीं बैठता, वाइब मैच नहीं करती, तब तक नहीं कर सकते आप, राइट, ऑब्वियसली। और वो वेबसाइट के थ्रू नहीं हो सकता, वेबसाइट के थ्रू आप सोचो वाइब मैच करा दो, नहीं हो सकता यार, आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे ना, आपको ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा वो, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो वो एक जर्नी होती है को फाउंडर ढूंढने की भी, जो मेरे को नहीं मिला, ठीक है, उस तरीके का जो, तो मैंने सोचा कि यार मेरा भी था माइंड में कुछ एआई टूल बनाने, ठीक है, सोचा हुआ था, लेकिन वो चीज पॉसिबल ही नहीं है टिल द टाइम यू डोंट हैव दैट स्किल, है ना। और अगर आप उसके अंदर कूदोगे, ठीक है, तो यू नेवर नो, मतलब कि एआई इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं, आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। सो मैंने सोचा कि यार एआई तो बन ही रहे, इसको प्रमोट ही करा जाए। सो दैट्स व्हाई वी हैड मेड दैट प्लेटफॉर्म वर्कस्पेस टूल, जहां पर मतलब हम जो एआई टूल्स जो भी हैं उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनको ऑनबोर्ड करते हैं, ठीक है, और जो बिजनेस ओनर है उनको समझाते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो दोनों के लिए फायदा, और तीसरे हमारे लिए फायदा। तो ये चीज है, और जिसको हम, और क्यों ये बनाया, क्यों ये प्लेटफॉर्म बनाया, द थिंग इज मुझे लगता है कि एआई मतलब एआई रहेगा ही, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा ही रहेगा, हम वी आर जस्ट मीडिएटर, ठीक है ना, हमारे लिए तो कोई भी सॉफ्टवेयर आए, आज एआई है, कल को आईए आएगा, कुछ भी आएगा, हम तो मीडिएटर हैं, ठीक है, दोनों के बीच के, बिजनेस ओनर और जो वेंडर है, ठीक है, तो हमारा तो मिलवाने का काम है, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने सोचा कि यार ये चीज एग्जीक्यूट करी जा सकती है। ठीक है। तो सर अगर हम देखें तो एक नॉर्मल सीए स्टूडेंट को सीए करने में 4 से 5 साल लगते हैं,
वहीं एक MBA स्टूडेंट को भी अराउंड इतना ही टाइम लगता है अगर वो किसी अच्छे कॉलेज से करता है MBA तो। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में स्टेप इन करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ प्रोफेशनल MBA, तो हम देखते हैं उनके पे आउट्स में बहुत फर्क है। जैसे एक CA को स्ट्रगल करके भी किसी बिग 4 के अंदर भी 8 से 9 लाख रुपए का आज मुश्किल से पैकेज मिलता है, क्योंकि इतने सारे CAs हो गए हैं। वहीं MBAs को देखें तो उनको फ्रंट एंड रोल के साथ साथ 14 से 15 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज ऑफर होता है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या लैग है हमारे कोर्स के अंदर या कुछ चेंज होना चाहिए जिससे कि हम उनके बराबर या फिर उनसे ऊपर आगे खड़े हो पाए? पहले लैग की बात करते हैं कि मतलब प्रॉब्लम की जड़ समझ। अच्छा ये बताओ, CA जो काम करते हैं वो किस तरीके का काम करते हैं, क्या क्या डोमेन क्या होता है जनरल? बेसिकली हमारा काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है, ऑडिट, किसी भी फाइनेंशियल्स को पढ़ना, वो करना, ठीक बात है, टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। अब कोई भी कंपनी ये कराना चाहती है कंपनी कराना नहीं चाहती, ये सरकार ने थोप दिया कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा। ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट तुम किसी भी कंपनी में जाओ कोई भी खुश नहीं होता तुम्हें देखना ठीक बात है। कोई बोलता है कि अरे ऑडिट वाले आए हैं, क्या बात है, ठीक बात, कोई खुश नहीं होता, ठीक है। टैक्सेशन, अब टैक्सेशन के अंदर रिटर्न फाइलिंग से कोई भला हो रहा है कंपनी का? कह रही यार फालतू की सरदर्दी और बढ़ा दी। तो द थिंग इज कंपनी ये कराना नहीं चाहती, लेकिन वहीं पर जब हम IIT IIM को देखते हैं या MBAs को देखते हैं तो उनका काम क्या होता है? सेल्स को बढ़ाना, सॉफ्टवेयर कुछ बनाना, कंपनी बढ़ाने, ग्रोथ के लिए सोचते हैं। तो आप सोचो कंपनी जो है उनका माइंडसेट समझो आप, एक कंपनी किसको ज्यादा पे करेगी? जिसको वो चाहती नहीं है बुलाना जिसको बुलाकर वो खुद कहती है कि यार तू ग्रो कर, यार कंपनी को ग्रो करा, ठीक है, क्योंकि वो दिख रहा है, वो लेकर आ रहा है, वो पैसा लेकर आ रहा है कंपनी के अंदर। तुम क्या कर रहे हो? खर्चा बढ़ा रहे हो। तो ये मैं नहीं कह रही, ये इंडिया के अंदर माइंडसेट है। अगर आप US, जैसे मैं US के साथ काम करता हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि यार वहां पर ना सबको एक प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाता है ना। CPA की काफी इज्जत है वहां पर, अच्छा, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल को देखा जाता है कि ठीक है यार ये एक प्रोफेशनल बंदा है, इसको मतलब इक्विवेलेंट पे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर वो चैलेंज है कि भाई CA को देखा जाता है कॉस्ट सेंटर है, MBA IIT वाले को देखा जाता है प्रॉफिट सेंटर है, हाँ ठीक है, बड़ा हुआ है ना प्रॉफिट सेंटर, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो ये लैग है जो मेरे को लगता है कि यार कि ऑडिट और टैक्सेशन वाले जो लोग हैं, और ये आपको सिर्फ इसी फील्ड के अंदर दिखेगा। जैसे आप लेट्स से कुछ CAs आप देखोगे जो प्राइवेट इक्विटी में जाते हैं, कंसल्टिंग में जाते हैं, उनका पैकेज अच्छा होता है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो पैसा लाके दे रहे हैं, वो दिमाग लगा रहे हैं अपना पैसा, मतलब स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो पैसा लाके दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, तो उनको पैसा मिलेगा। यहाँ पे जो काम है वो क्या है? कॉस्ट बढ़ाने का। तो मतलब कंपनी को ऐसा लगता है, कंपनी को लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा भाई ऑडिट से, आज हटा दो जबरदस्ती का तुमने ऑडिट करवा रहे हो मेरे से। तो वो एक थॉट प्रोसेस रहता है। जब भी आप देखोगे, इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट छोटी फर्म्स को पैसा कम मिल रहा है या छोटे लोगों को, मतलब अब इवन अगर आप बिग 4 में भी जाओगे ना, तो वहां पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट, कट टू कट काम, ठीक बात है ना। वो कहते हैं यार क्लाइंट पहले आए, देखेंगे बाद में किस तरीके से कैसे क्या करना है, बट पहले क्लाइंट आए किसी तरीके से। तो वहां पर वो चीज रहती है, कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस रहता है कि यार कि अभी भी वो थॉट प्रोसेस है कंपनीज का कि यार किसी तरीके से कॉस्ट वाला जो है, ये कॉस्ट वाला बंदा है, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट बढ़ाएगा, इसलिए इसको इतना, मतलब इसको क्यों दूं मैं ज्यादा, ठीक है। तो वो चीज है। प्लस क्या होता है कि ना, जब तक वन ऑफ द थिंग, जब तक, और ये इसी मतलब ये जो ये वाली फील्ड है ना टैक्सेशन, ये वाली फील्ड इसी चीज में ही है जहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर वाला पॉइंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे मैंने आपको बोला, सारे तो नहीं है, जो कंसल्टिंग या फिर प्राइवेट इक्विटी में जा रहे हैं वो तो अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज रहेगी यहाँ पर। इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CFO रोल तक पहुंच जाते हैं, वो भी करोड़ों में छाप रहे हैं, ठीक है। सो डिग्री का कुछ लेना देना नहीं है, डोमेन का लेना देना। नाउ द पॉइंट इज, वो जो डोमेन है, वो डोमेन हमारे साथ चिपका हुआ है, ठीक बात है, ठीक है। वो तो अटैच ही आता है, अटैच मतलब साथ में तुम फ्री लो टैक्सेशन और। तो अगर आपको लगता है कि यार देखो ये जो माइंडसेट है, इसको चेंज होने में टाइम लगेगा, अभी इसको चेंज होने में टाइम लगेगा, कब मतलब कितना टाइम लगेगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता, बट ये चेंज होने में टाइम लगेगा। जब तक, अब देखो हर इकोनॉमी ना, हर जितनी भी इकोनॉमी है उसी फेज से निकलती है, ठीक है, ठीक बात है। तो कभी US भी इमर्जिंग इकोनॉमी था, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज कि
जब ये इंडियन इकोनॉमी जब तक ये डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं कन्वर्ट हो जाती, या फिर जब तक ये एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पाती, जीडीपी नहीं पहुंच पाती, जब तक मुझे लगता है कि ये चीज चलती रहेगी। क्योंकि जब तक वो कॉस्ट वाला माइंड में कल्चर, ठीक है, यहाँ पे पैसे बचाने वहां पैसे बचाने, और जब सीए फर्म को कम मिलेंगे, बिग फोर या किसी फर्म को नीचे ऊपर कम मिलेंगे, तो वो नीचे ऑटोमेटिकली कम देगा। तो वो चीज रहती है। तो मेरे हिसाब से जो ये वाला जो पॉइंट है ऑडिट और टैक्सेशन वाला, ये हमारे पीछे पीछे चिपका हुआ है, और इस डोमेन के अंदर ये चैलेंज रहेगा ही। मतलब इवन मैं ऑडिट के लिए ही मेंटर करता हूँ, ठीक है, बट द पॉइंट इज ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सर हम देखते हैं कि जैसे आज की इतनी कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहाँ लोग 3-3, 4-4 डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी 3 से 4 स्किल्स हैं जो हम एक ही डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, हम साथ साथ परस्यू कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे को स्ट्रगल ना करना पड़े बहुत ज्यादा, और एक हम स्टार्टिंग में सबको जॉब करनी पड़ती है, तो इट्स लाइक कि हम जॉब आराम से सिक्योर कर पाए, हमारे चांसेस इंक्रीज हो पाए। ऐसी कौन सी 3 से 4 अच्छी इमर्जिंग स्किल्स है जो हम साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं? पहले ना हम डिग्री की थोड़ी सी बात करते हैं। इसके अंदर मैं आपको डिग्री का बताता हूँ। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अब 3 डिग्री जैसे सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हैं। मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता उसका, मेरे को भी नहीं आता कि सीए, सीएस, सीएमए, मतलब वो पता नहीं क्या बन के क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ना क्वेश्चन, मतलब मेरा एक फ्रेंड था सीए प्लस सीएस, तो वो अपने रिज्यूमे में लिख के गया, मतलब शान से कि भाई मैं तो दोनों। उससे पूछ लिया कि भाई तूने सीएस करी तो करी क्यों, ठीक बात है ना। मतलब क्या तुझे भरोसा नहीं था अपने ऊपर? पर्पस क्या था? पर्पस क्या था, मतलब तुम ही क्लियर नहीं थे, तुम्हें सीए करना है, सीएस करना है, कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये डिग्री का जो एंगल है ना, सबसे पहली चीज जो लोग ये तीनों करते हैं, भाई मेरे हिसाब से सिर्फ एक डिग्री करो और उसके साथ आप जो स्किल्स है उस पर फोकस करो। नाउ अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप देखोगे कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं, कुछ चुनिंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो कंसल्टिंग में या प्राइवेट इक्विटी में जाते हैं, है ना। तो मतलब वो एक अलग ही ब्रीड होते हैं, ठीक है, कम परसेंटेज है। जैसे अब अगर मैं बात करूं नंदिनी अग्रवाल, एयर 1, तो वो मेरी जूनियर थी पीडब्ल्यूसी के। अच्छा, ठीक है। वो एक अलग ही लेवल की अलग ही ब्रीड होते हैं, है ना। उनका एक अलग ही माइंडसेट होता है, वो पता चलता है, दिखता है, ठीक है। तो मतलब मैं कभी भी उसके साथ एक मतलब 1-to-1 काम नहीं कर पाया, बट शी वाज इनटू माय टीम, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको वो जो काम है अपने ऊपर, वो सीए के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि यार मैं एक अच्छे कंसल्टिंग में जाऊं या कोई अच्छी जॉब लूं, तो वो आपको अलॉन्ग विद दैट आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिर्फ अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, लेट्स से आप ऑडिट करने गए, तो सिर्फ आपको उसको ऑडिट के एंगल से नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सोचना उसको पूरा फुल फ्लेजेड आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे ना, अंदर तक नहीं जाओगे, और आप ना उसकी केस स्टडी बना सकते हो उसके बाद, टू शो कि भाई मैंने ये चीजें करी है ना। ये जब लेट्स से आप मर्जर एंड एक्विजिशन में जाना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद जैसे आपने आर्टिकलशिप करी, उसके बाद अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन में जाना चाहते हो, ठीक है, एफपीए प्रोफाइल में जाना चाहते हो, तो उस समय पे आप ये केस स्टडीज दिखा के आप प्रेजेंट कर सकते हो, या कंसल्टिंग में भी जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर ये केस स्टडीज आप दिखाओगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आपको ये सब जो चीज है ना, इसके ऊपर अलॉन्ग विद जब आप आर्टिकलशिप करोगे, सीए जैसे आप कर रहे हो, तो जब आप ये कर रहे हो, आर्टिकलशिप अपनी कर रहे हो, तो इन सब चीजों के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि यार ये चीज मैं किस तरीके से, सिर्फ मेरे को मतलब वो ये ना कि सिर्फ ऑडिट बोल दिया, ऑडिट नहीं करना, उसको समझना है कि भाई अंदर है क्या, किस तरीके से क्या चीज हो रही है कंपनी के अंदर, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। तो वन इज दिस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे एडिशनल अगर कोई स्किल्स अगर मेरे को चाहिए, तो वन इज यार मेरे को जो सबसे लैकिंग लगती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, वो यही है कि कम्युनिकेशन। मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करोगे कोई भी चीज को, तो कुछ भी आप कैसे भी इंटरव्यू में बैठे हो आप संभाल लोगे, ठीक है। तो वो चीज रहती है, और वो कैसे आएगी, बात करके ही आएगी। जब आप आर्टिकलशिप में जा रहे हो, ऑडिट पे जा रहे हो, डिफरेंट लोगों से जब आप बात कर रहे हो, तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो लगता है हमें ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या मतलब जाके मैंने बोल दिया, एक क्लास कोचिंग ले ली, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। आप डिफरेंट लोगों से बात नहीं करोगे ना रैंडम, ठीक है, चलते हुए किसी से भी बात करने लग जाओ। मतलब मैं अगर आज लिफ्ट में भी हूं ना, किसी के साथ रैंडम आ रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसको दोस्त बना लेता हूँ, ठीक है। और नॉर्मल बात करना स्टार्ट कर दिया, रैंडम कुछ भी बात कर रहे हैं, मतलब हाय हेलो कोई भी है, इवन जो मतलब किसी भी तरीके का कोई भी बंदा है, आप उससे बात कम्युनिकेट करो, ठीक है। आपको तो इट्स नॉट ओनली कि यार कि वो तो मतलब कई लोग सोचेंगे कि यार वो तो मेरे लेवल का बंदा नहीं है ना, ठीक है। कई मतलब जब तक यार ये चीज सोचोगे ना, तो आप सीख नहीं पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। हर किसी से बात करो, आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान दे जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है।
अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो किसी आर्टिकल से बात करोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देगा, आपको कुछ ना कुछ बताएगा भाई, 2-4 चीजें कुछ भी बता के जाएगा आपको। तो मेरे को ऐसा लगता है कम्युनिकेशन इज दी की, जो मेरे ख्याल से स्किल जिसके ऊपर काम करना। तो उसके लिए इवेंट्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, आईसीआई के इवेंट्स हो गए, कुछ हो गया जहाँ पे मतलब लोगों से मिलने का मौका मिले बेसिकली। राइट यार, आर्टिकलशिप में भी अगर आप क्लाइंट पे जा रहे हो, रैंडमली बात करना स्टार्ट कर दो। मतलब मैं यार मेरे साथ तो ये रहता है, मतलब आर्टिकलशिप में अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑडिट पे गया, आर्टिकलशिप में या सीए बनने के बाद कहीं पे भी मैं ऑडिट पे गया, तो मेरे को वहां का सारे बंदे जान जाएंगे। ठीक है भाई, ये बंदा है, ये ऑडिट से आया है, ठीक है, रैंडमली जाके मैं बात करूंगा। और मतलब ये तो आपको ऑडिट में तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी आपको कंपनी के बारे में, प्लस आपकी चीजें इंप्रूव करेगा। ठीक है, आपको एक नया थॉट प्रोसेस देगा। इट्स नॉट ओनली सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन तो इंप्रूव होगी, आपको एक नया थॉट प्रोसेस मिलेगा। जैसे आप नए नए सिटी में जा रहे हो, स्टेट में जा रहे हो, तो आपको वहां के लोगों के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से सोचते हैं, क्या किस तरीके से करते हैं, तो वो सब चीजें भी आपको मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन, देन एआई, ऑब्वियसली एआई पे तो मेरे ख्याल से AI इज द स्किल जिसके ऊपर सबको इस वक्त काम करना चाहिए। किस तरीके से करें, मतलब करना सबको है, लेकिन तरीका किसी को नहीं पता कि हम उस चीज के अंदर एंटर किस तरीके से करें, उस चीज को सीखे कैसे, और 2 साल बाद अपने रिज्यूमे में उस चीज को ऐड कैसे करें। यार इसके लिए तो जैसे अब काफी सारी वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। अब अगर जब सबसे पहले तो मुझे बेसिक पता होना चाहिए कि AI है क्या, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मुझे जब तक बेसिक नहीं पता होगा, जैसे बेसिक जैसे AI के नाम पर भी ना, आज अगर आप जैसे हम तो फिर भी फैमिलियर है विद द AI, काफी सारे लोग अभी भी मतलब यूज नहीं करते, ठीक है। तो द थिंग इज, पहले तो पता होना चाहिए कि यार ये कितना पावरफुल टूल है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, AI इट्स सिर्फ बोलने के लिए AI नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इंटरनल ऑडिट की हमें रिपोर्ट बनानी होती है, मतलब रिपोर्ट बनानी है, लेट से, ठीक है। जैसे पहले हम बनाते थे, तो बनाने के अंदर 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बनाने के अंदर आपको पहले ऑब्जर्वेशन देखनी है कि भाई मेरी ये ऑब्जर्वेशन, उसको लिखना है, इंग्लिश के अंदर लिखना है, ठीक है, टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आपने लिखा इम्प्लीकेशन क्या आया, आपने वो लिखा मैनेजमेंट कमेंट क्या आए, उसके बाद आप अपनी तरफ से क्या अपना रिमार्क्स, मतलब क्या किस तरीके से ये मेजर लेने हैं कंपनी को, तो ये सब लिखना है आपको इंग्लिश के अंदर, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है ड्राफ्टिंग के अंदर सारी चीजें। बट आप सिर्फ ना ऑब्जर्वेशन डालो, तो वही ऑब्जर्वेशन जैसे आपने डाली अपना चैट जीपीटी के अंदर, और उसको आप बोलोगे भाई मेरे को ये सब चीजें निकाल के दे दे, ठीक है, इम्प्लीकेशन हो गई, रिमार्क्स हो गए, सारी चीजें आपकी वो निकाल के दे देगा आपको। सो नाउ द पॉइंट इज कि भाई मेरा जो काम है, जो मेरे को रिपोर्ट बनाने में पूरा 1 दिन लग जाता था, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पूरी बढ़िया तरीके से, और आप उसकी इम्प्लीकेशन देखोगे ना, इम्प्लीकेशन ऐसा लगेगा कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी में छोटी कंपनी बंद करवा देगा वो, ऐसी आपको इम्प्लीकेशन दे देगा, जो सोच भी नहीं सकता, मैनेजमेंट रह जाएगा भाई ये कुछ बड़ा कुछ निकाल के लाया। So the point is कि इसको यूज करो, है ना। अब वो 1 दिन का जो एक किसी को लेट्स से मेरे को पे करना था, है ना, कोई बनाता रिपोर्ट, उसको पे करता है उस 1 दिन का जो भी, मतलब उसका 1 दिन का खर्चा है ना, मतलब जो भी सैलरीड पर है कैसे भी है, तो उसको 1 दिन का पे करना पड़ता। बट अब वो जो है आधे घंटे के अंदर बन गई रिपोर्ट। तो वो कहीं ना कहीं जैसे जो लोग डर रहे हैं कि AI आ रहा है रिस्की है, हाँ भाई रिस्की है, दिखाई दिया आपको, मैंने एग्जांपल आपको आपके सामने रखा है क्या रिस्की है, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, ठीक बात है। अब जैसे मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है, ऑडिट जिसके ऊपर जो ऑडिट वाली जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, क्लासेस वाली, तो उसके अंदर क्या है कि अब हम चीजें उसको वेबसाइट को मैनेज करने के लिए पहले ब्लॉग वाला एक बंदा हुआ करता था, ठीक है, गूगल SEO संभालने वाला एक बंदा हुआ करता था, ठीक है, जो कुछ लोगों से बात करने के लिए व्हाट्सएप मैनेजमेंट बंदा हुआ करता था, ठीक है, और एक बंदा मतलब ब्लॉग के लिए जनरली 2 बंदे हुआ करते थे, है ना, चलता रहता था, कभी 2 कभी 1, तो 4 बंदे हुआ करते थे मेरे टोटल पहले वेबसाइट के। अब वो एक ही बंदा पूरा मैनेज कर रहा है। ब्लॉग लिखने में, जैसे ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग लिखने में उसको टाइम नहीं लगना, ठीक है, ब्लॉग जो भी बंदा लिख रहा है, ब्लॉग लिखता है वो 10 से 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरा ब्लॉग लिख के तैयार। पहले जो बंदा था पूरा 1 दिन लगाता था, ठीक बात है। ब्लॉग उसने लिखा, उसके बाद उसने ह्यूमनाइज करवा दिया उसको, ठीक है, उसके बाद उसको प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे पास आता है, क्योंकि उसके अंदर मैं अपना टच डालता हूँ हमेशा। मैं जितने भी मेरे ब्लॉग्स मेरे वेबसाइट पे जाते हैं वो मेरे टच के बिना नहीं जाते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं हमेशा डाल दूंगा कोई भी ब्लॉग लिखा जाएगा तो उसके अंदर, क्योंकि वो फिर अदरवाइज कोई भी कहीं से भी ब्लॉग पढ़ सकता है ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर उसके डालूंगा। तो ब्लॉग मैंने लिखा, एक्सपीरियंस डाला, और ये काम आधे घंटे के अंदर हो गया, ठीक है। अब गूगल पे कुछ भी चीजें बनानी है, प्रोफाइल बनानी है, पहले मैनुअली सर्च करना पड़ता था, ठीक है, SEO करने के लिए कि कैसे क्या करना है, रीच आउट करना है, अब वो सब AI निकाल के इसको रीच आउट कर ले आज के दिन, ये तेरा टारगेट है। तो
ये सब जितनी चीजें हैं सब एआई के थ्रू हो गई और एक ही बंदा वो मैनेज कर लेता है और वो भी ना ऑन ऑफ हो गया वो बंदा भी। वो धीरे धीरे पहले फुल टाइम था फिर वो भी ऑन ऑफ हो गया, मतलब मैनेज नहीं करना पड़ता उसको पूरा, ऑटोमेट हो गया, कुछ ऑटोमेट हो गया है यहाँ पर। इवन जो मेरी वेबसाइट है वो पूरी ऑटोमेट है, उसके अंदर कुछ भी आपको कुछ मैनुअली हमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमने दे रखा है, वो पूरा मैनेज कर रहा है वेबसाइट। तो क्या यूट्यूब के थ्रू सीखे एआई को या फिर कोई कोर्स ले या फिर मतलब किस तरीके से सीख सकते हैं हम इस चीज को? यार सबसे पहले तो जैसे हमने बात करी, सबसे पहले तो इसको यूज करना सीखो। ठीक है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये चीजें यूज करना इज इनफ। तो मेरे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ना अगर ये चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जितने भी एआई चैटबॉट्स हैं, ठीक है, इनको ही अगर यूज करेंगे यार उनके लिए उतना ही इनफ है, सबसे पहली चीज तो। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो ये चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ, मेल जैसे मेरा कोई मेल है ना, मेल मैंने कभी ड्राफ्ट ही नहीं करा। अब उसको ना पता है, उसको मैंने ना कमांड दे रखी है, एक ना चैट बना रखी है, उसको पता है मेरा नेचर क्या है, किस तरीके से रिप्लाई देता हूँ। ठीक है। तो उसको मैं चैट उठाता हूँ और डाल देता हूँ और मैं बोलता हूँ बना दे अपने आप से रिप्लाई जो समझ में आ रहा है। ठीक है। लेट्स से अब जैसे क्या होता है, कोर्स का कोई क्वेरी आई, कोई कोर्स रिलेटेड जो स्पेसिफिक कुछ पॉइंटर है, तो वो तो कोई और हैंडल नहीं कर सकता, वो मेरे को हैंडल करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा भाई इसके अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मेरे को एक्सपीरियंस है ना। सो वो इवन अब वो क्या है, मैंने उसको बता रखा है चैट जीपीटी को। अच्छा। हाँ, चैट जीपीटी को बता रखा है नाउ कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ, है ना, इस तरीके से ये चीज मैं सोचता हूँ, इस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज मैंने कर रखा है, इसके बेसिस पे भाई क्या बनेगा वो मेरे को बताता है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ और मैं आगे डाल देता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कमेंट कर, सर आप चैट जीपीटी से करो भाई, लेकिन द पॉइंट इज वो मेरा टाइम बचा रहा है ना, व्हाई नॉट। उसको मैंने सिखा दिया, मेरी सारी शक्तियां दे दी मैंने उसको मैंने बता दिया मेरा इस तरीके से रिप्लाई रहता है, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं चेक भी करता हूँ, बिना चेक करे नहीं भेजता, बट द पॉइंट इज वो लेट्स से किसी ने पूछा कि सर आईसीएफआर रिपोर्ट में क्या होता है, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है। अब वो मेरे को पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। अब मैं मैनुअली अगर सोचो लिखने बैठा, नहीं पॉसिबल, ठीक है, आधा घंटा लग गया, और मैंने चैट जीपीटी में डाला तो मेरे को 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम के अंदर रिप्लाई आ गया। सो आपको वो चीज सोचनी पड़ेगी, उसको किस तरीके से लेवरेज करना है आपको फॉर योर पर्पस, ठीक है, फॉर योर वर्क। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए ये एज ऑफ नाउ इज इनफ, क्योंकि आपका प्रोफेशनल वर्क है तो आपके लिए काफी है। लेकिन अगर आप इसको और सोचते हो कि यार मेरे को और डीप जाना है, और चीजें करनी है, ठीक है, तो आपको काफी सारी वर्कशॉप मिल जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर आप, जैसे ज़ैपियर एक टूल है, ठीक है, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो अपने वर्क फ्लोस को, ठीक है। आपने लेट्स से कोई भी लेट्स से मेरे पास, जैसे मैं बताता हूँ, हम लोगों ने एक ये चीज ऑटोमेट करी थी कि हम लोगों को ना कुछ डाटा इकट्ठा करना था, तो जो भी मेल आएगा ना वो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट के अंदर उसकी मेल आईडी लिखती चली जाएगी। अच्छा। तो ये हमने ज़ैपियर के थ्रू, अब मैनुअली बंदे को ना जाके मेल नहीं खोलना कि यार मेल आया, अच्छा ये, वो ज़ैपियर के थ्रू हमने ऑटोमेट करके ज़ैपियर को बोला कि यार ये मेल आईडी लिखते जा, इसके अंदर कमांड डाल दी ज़ैपियर को, और वो जैसी मेल आता है उसके अंदर वो मेल आता जाता। तो द पॉइंट इज इस तरीके से वो लिंक हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे टूल्स भी आ गए हैं, ठीक है, जो आपकी चीजों को लिंक कर देंगे आपस में। लेकिन ये आप पहले जो बेसिक जो चीज है, जैसे हमने बात करी चैट बॉट और ये सब, वो तो पहले सीखो, उसके बाद इस पे ज़ैपियर एंड बाकी सब टूल्स पे आप आ सकते हो। देन उसके बाद जब आपको लगता है कि यार अब आप और एडवांस जाना चाहते हो, आप और ऑटोमेट करना चाहते हो अपने वर्क को, देन देयर आर मल्टीपल थिंग। आप एआई एजेंट्स के बारे में सीख सकते हो, आप खुद का अपना मतलब एआई एजेंट इज अ काइंड ऑफ कि आप खुद का एआई बना दिया, कस्टमाइज्ड एआई, जो अपने हिसाब से आप काम करवा पाए, ठीक है। तो वो सब चीजें भी आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको यार YouTube पे काफी कंटेंट मिल जाएगा, मतलब आप कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। YouTube पे आप चेकआउट कर सकते हो, काफी सारी वर्कशॉप्स होती हैं, फ्री वर्कशॉप्स भी होती है, लेकिन वो उसके बाद पेड बोलते पेड मतलब यू कैन ज्वाइन, अगर आपको लगता है कि फ्रूटफुल है आपके लिए तो वो सब भी ज्वाइन कर सकते हो। बट यस, एआई रहने वाला है, और एआई को अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाने वाले हो। तभी वो कोड भी चल रहा है आजकल की, मतलब जॉब्स एलिमिनेट नहीं होगी, लेकिन जॉब आपकी वो ले लेंगे जिनको एआई आता है, राइट एक्चुअल में।